कब से गायब है? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। समय के साथ समाज बदलता है, सोच बदलती है, राजनीति भी बदलती है और साथ ही बदलती है संवेदनाएं भी। अगस्त का महीना था, साल था 1978। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था कि तत्कालीन विदेश मंत्री का सरेआम सड़कों पर सर फोड़ दिया गया। खून से लथपथ देश के विदेश मंत्री 5 टाकों के घाव लेकर संसद पहुंचे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की नौबत आ गई थी और पूरे देश का युवा राजधानी की सड़कों पर न्याय मांग रहा था। ये किस्सा इतिहास से कुछ यूं निकल कर आया क्योंकि हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रोसित राय के निर्देशन में एक वेब सीरीज आई है, राख, जिसने एक बार फिर से 48 साल पुरानी उस दहलाने वाली घटना को ताज़ा कर दिया है। लेकिन असल जिंदगी में ये कहानी राख से ज़्यादा चौंकाने वाली और दर्दनाक थी। दरअसल इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुए थे, नई सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। दिल्ली में पुराने मंत्रियों के बंगले की नेम प्लेट हटाकर नई सरकार के मंत्री बैठ चुके थे। तारीख थी 26 अगस्त, साल था 1978। हल्की बूंदाबांदी उस दिन चल रही थी। दिल्ली के धौला कुआं के ऑफिसर इंक्लेव से 2 बच्चे शाम के 6:15 बजे घर से निकले। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए संसद मार्ग जाना था। बच्चों के नाम थे गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा। पिता मदन मोहन चोपड़ा नेवल ऑफिसर थे, माँ रोमा चोपड़ा भी उनकी माँ थी। गीता की आयु 16.5 साल की थी। भाई संजय उससे करीब 2.5 साल छोटा था, यानी कि 14 साल का। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो पर वेस्टर्न गानों के लिए एक फरमाइशी प्रोग्राम इन द ग्रूव आता था। इन दोनों भाई बहनों को उसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। 8 बजे का प्रोग्राम था। तय हुआ था कि इसके बाद उनके पापा उनको वापस घर के लिए पिकअप कर लेंगे। रात के 8 बजे घर वालों ने रेडियो खोला तो कोई और बोल रहा था। माँ बाप को लगा शायद स्टेशन गलत है या प्रोग्राम रद्द हो गया। बच्चों के पिता MM चोपड़ा 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंचे। बच्चों को खोजा तो नहीं मिले। पता किया तो पता चला कि बच्चे तो रिकॉर्डिंग के लिए आज आए ही नहीं। मदन मोहन वापस घर पहुंचे। घर पर बीबी रोमा से पता लगा तो बच्चे तो घर भी नहीं आए, ना ही उनका कोई फोन आया। ठीक उसी दिन कोई रात के 6:45 बजे एक नींबू कलर की फिएट गोल मार्केट चौराहे से गुजर रही थी। पिछली सीट में 2 टीनेजर थे, जिसमें लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। गाड़ी संख्या थी MRK 8930। भगवान दास नाम का एक दुकानदार था, बिजली के सामान की दुकान थी। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर अपने स्कूटर से घर जा रहा था। तब की दिल्ली अलग थी। भगवान दास ने देखा शायद लड़की मदद मांग रही है। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की। एक दूसरा आदमी भी साथ में लगा, उसने भी गाड़ी रोकने के लिए हैंडल से लटक गया, लेकिन गाड़ी को नहीं रोक पाए। गाड़ी अब के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर भाग गई। भगवान दास ने पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में फ़ोन कर पूरा किस्सा बता दिया। मामला दर्ज हो चुका था 2 बच्चों के अपहरण का, या को अज्ञात बच्चों के अपहरण का। 2 लोग एक फिएट में बच्चों को जबरन ले जा रहे थे। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान नेवी ऑफिसर कैप्टन चोपड़ा अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। अपने नेवी के कुछ साथियों की मदद ली और धौला कुआं थाने में बच्चों के गुम होने की एक रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन चोपड़ा ने रात के 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया था कि उनके बच्चे गुम हो गए हैं। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची, जहां से कैप्टन चोपड़ा को लेकर हर उस जगह तलाश की गई जहां बच्चे हो सकते थे, यानी कि दोस्तों के घर, घर से लेकर अस्पताल तक, रेस्टोरेंट तक। जब बच्चे नहीं मिले तो कैप्टन चोपड़ा ने शक जाहिर किया कि हो सकता है बच्चों को मारकर रिज में घने पेड़ पौधों के बीच फेंक दिया गया हो। उस वक्त के बच्चों का ये कॉम्बिंग ऑपरेशन साउथ दिल्ली के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पाल देख रहे थे। उन तक ये बात पहुंची तब 30 से ज़्यादा गाड़ियां, 140 पुलिस वाले और ढेरों नेवी के अफसर बच्चों को सारी दिल्ली में खोज रहे थे। लेकिन अचानक सारी खोज रिज की ओर ध्यान केंद्रित हो गई। अंधेरे और बरसात ने उनका काम और मुश्किल कर दिया था। रात 2:30 बजे तक तलाश हुई, लेकिन बच्चे नहीं मिले। फ्लेयर गन चलाकर उजाले में खोजने की कोशिश हुई, लेकिन कोई कारतूस नहीं चले। गायब हुई गाड़ी और बच्चों की तलाश ने अगले कुछ दिनों में और इसमें विस्तार लिया। खोजने का काम पड़ोसी राज्यों में भी शुरू हो गया। सर्च पार्टियां आगरा, मथुरा, हरियाणा तक गई। 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस कमिश्नर JN चतुर्वेदी ने बच्चों या किडनैपर्स का सुराग देने वाले के लिए 2000 रुपये के इनाम की घोषणा भी कर डाली। लेकिन बच्चों के गायब होने के 3 दिन बाद तक उनका कहीं पता नहीं लग रहा था।
सवाल बन चुका था, कार कहाँ गई, लापता बच्चे कहाँ हैं। घर में कोराम बचा था, पुलिस के पास कार का नंबर था। उस कार और कार के मालिक को खोजने के लिए पुलिस ने ट्रांसपोर्ट विभाग की मदद ली। उनके रिकॉर्ड से पता चला कि कार पानीपत के रहने वाले किसी रविंद्र गुप्ता की है। पुलिस पानीपत पहुंची, उनसे वो कार भी मिल गई, लेकिन कार तो खटारा थी। पुलिस को समझ आ गया जिस गाड़ी को वो खोज रहे हैं उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। 3 दिन बाद एक चरवाहे को रिज में घूमते हुए एक लड़की की लाश मिली। ये गीता की लाश थी जो सड़क से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पड़ी थी। चरवाहे ने पुलिस को बताया, कंट्रोल रूम को मैसेज गया, पुलिस वाले आ पहुंचे, तलाश हुई। गीता से 50 मीटर की दूरी पर संजय की लाश भी झाड़ियों के बीच मिल गई। घर वालों ने शिनाख्त की और माना कि यही गीता और संजय है। उनकी लाश अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। संजय के पास अब भी 17 रुपये पड़े हुए थे। गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये लगाएगा कि किडनैपिंग लूट के इरादे से नहीं हुई थी। डेड बॉडी सड़ना गलना शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उन पर कई वार किए गए थे। कुछ तो 9 इंच गहरे थे। संजय 5 फुट 10 इंच का फौजी बच्चा था, बहुत अच्छा बॉक्सर था। उसने भरपूर विरोध किया था। उसकी देह पर 25 घाव थे, ज़्यादातर सीधे हाथ पर। गीता की बॉडी पर 6 घाव के निशान थे, उसके सीने, सिर और उल्टी हथेली पर। उसके गले पर भी चीरने के निशान थे। पोस्टमार्टम में ये बात आ गई कि इनका मर्डर 26 अगस्त को ही 10 बजे रात को हुआ था। शर्म करो के नारे लगने लगे। इस घटना को सबने चौंकाने वाला और दुखद बताया। अगले दिन लोकसभा और राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा बढ़ चला। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग की गई। लोगों का गुस्सा पुलिस को लेकर था। असर हुआ कि राजेंद्र नगर थाने के अफसरों को सभी को बर्खास्त कर दिया गया। दिल्ली के लोग गुस्से में थे और प्रधानमंत्री मोरारजी उस रात नैरोबी के लिए निकल गए। 31 अगस्त को किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार जैसी एक कार मजलिस पार्क में पाई गई। नंबर था DHD 7034। इसी मॉडल की एक और कार गायब बताई जा रही थी, लेकिन उसका नंबर था DAE 1221। पुलिस ने उसके मालिक अशोक शर्मा को बुलाया। कार अशोका होटल के सामने से चोरी की गई थी। अशोक ने उसे चोरी के 6 हफ्ते पहले ही खरीदा था। उन्होंने अपने पास पड़ी चाबियों से खोली, गाड़ी खुल गई। स्टीरियो और स्पीकर गायब थे। पहली नज़र में उसमें कुत्ते की चैन और कई ब्लेड्स मिले। 2 नंबर प्लेट्स भी मिली, जिसमें से एक असली थी। कार की सफ़ेद ग्रिल को बदलकर काला कर दिया गया था। बाद में फोरेंसिक वालों ने कार की खोज खबर ली तो उससे सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे, खून के धब्बे भी मिले। कार के मैट पर जो मिट्टी मिली वो उस रिज वाली जगह से मैच खाती थी जहां दोनों लाशें मिली थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। छात्रों का हुजूम वोट क्लब पहुंचने लगा। कई छात्र पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ नारे लगने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ वोट क्लब पर जीसस एंड मेरी कॉलेज की लड़कियों के प्रदर्शन में थी। कई और स्टूडेंट्स ग्रुप भी उनके सपोर्ट में आ गए थे। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पहुंचे और लड़कियों से बात करने लगे। तभी छात्राओं का एक ग्रुप भड़का और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थर वाजपेयी को लगे और उनका कुर्ता खून से भीग गया। उनके माथे पर बाईं तरफ चोट लगी, हड्डी के अंदर घाव हुआ, 5 टाँके आए। वाजपेयी जी उस दिन सिर में पट्टी बांधकर लोकसभा पहुंचे थे। अगले दिन से CBI ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपना शौक प्रकट करने के लिए इनके घर तक गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री इस तरह किसी अपराध के शिकार परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गए हो। अब सवाल उठ रहे थे कि बच्चों को मारा किसने। एक बात आई कि कुछ समय पहले नेवी की एक कमेटी ने कुछ सैनिकों को सजा सुनाई थी। वजह ये थी कि वो कुछ स्मगलर की हेल्प करते थे। मदन मोहन चोपड़ा भी उस कमेटी के अहम सदस्य थे। एक और बात थी कि कुछ दिन पहले ही गीता चोपड़ा का झगड़ा एक फौजी अफसर के बेटे से हुआ था। कहीं उसका हाथ तो नहीं, लेकिन ये दोनों अंदाजे तुक्के ही निकले, क्योंकि मारने वाले कोई और थे। पुलिस वाले इस मामले के बाद शक पकाए थे। मीडिया में कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन खबर थी कि फिंगरप्रिंट और दूसरे फोरेंसिक सबूत इशारा कर रहे हैं। सभी सबूत जुटाकर पता चला कि इस केस में किसी बिल्ला का हाथ है। बिल्ला मतलब जसवीर सिंह। और इस मर्डर केस में उसका साथी था रंगा, जिसका असली नाम था कुलजीत सिंह। रंगा पहले ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, जो बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा था। उसे श्याम सिंह नाम के एक आदमी ने बिल्ला से मिलवाया था, ये कहकर कि वो जाना माना क्रिमिनल है, और तारीफ इस तरह की कि बताया कि जैसे उसने 2 अरब लोगों को मारा है। इससे पहले मुंबई में
दोनों ने मिलकर रंगा की टैक्सी में एक बच्चे का किडनैप किया, जिसे बाद में छोड़ दिया। बिल्ला इससे पहले थाने जेल से भी भाग चुका था। इस मामले को लगभग 1.5 हफ्ता बीत चुका था। अखबारों में रंगा और बिल्ला की फोटो छप चुकी थी। 8 सितंबर था, वही 1978 का साल। वारदात के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली से भागकर पहले मुंबई गए और फिर वहाँ से आगरा से उन्होंने फिर दिल्ली जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो गलती से कालका मेल में सैनिकों के डब्बे में चढ़ गए। ट्रेन की बोगी में चढ़े जिसमें सेना के जवान सवार थे। उनसे उनका झगड़ा हुआ। उन्होंने इससे उसका पहचान पत्र मांगा। रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। एक खिलौना बंदूक निकाली, सैनिकों को डराने लगे। तभी सैनिकों को अंदाजा होगा कि दाल में कुछ काला है। लांस नायक एवी सेट्टी थे। उन्होंने नवयुग अखबार में इनकी तस्वीर देख रखी थी। उन्होंने उन्हें बांध दिया और जब दिल्ली स्टेशन आया तो पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनसे अलग अलग पूछताछ की। इनकी जानकारी पर कई तरह की जांचें हुई। डीएनए सबूत जुटाए गए। सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलने पर इन्हें फांसी की सज़ा दी, क्योंकि दोनों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो उनको निर्दोष दिखा सके या बचा सके। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। रंगा ने बाद में एक रिट पिटीशन भी लगाई। इसके केस को फिर से देखा जाए। सन 82 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया और कहा कि कितनी भी दया दिखाई जाए, सजाए मौत से कम कुछ नहीं होगा। लेकिन इस केस में एक और चीज़ उभरी थी। ट्यूजडे पोस्ट में एक अलग किस्सा चल निकला था। दावा था कि गीता और संजय को मारने वाले असल में 2 वीआईपीज के बच्चे हैं, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा और एक सेना के बड़े अफसर का बेटा। इन्होंने बताया कि ट्यूजडे पोस्ट ने मुंबई की एक जासूसी एजेंसी की मदद ली, जिसका नाम था पंडित डिटेक्टिव एजेंसी। इन लोगों को दुबे ने 500 रुपये रोज की फीस भी दी थी। इनके अनुसार बिल्ला को 2 वीआईपी लोगों के बच्चों ने हायर किया था। बिल्ला गीता को किडनैप करके निश्चित जगह ले जाने वाला था जहां दोनों मिलते। इन दोनों को गीता से बदला लेना था। गीता ने उस मिनिस्टर के बेटे के प्रपोजल को ठुकरा दिया था और सेना के अफसर के बेटे को भी बदतमीजी के लिए थप्पड़ मार दिया था। इन लोगों ने कहा कि हमारे पास खून से सनी वो पैंट भी है जो सेना के अफसर के बेटे ने हत्या के वक्त पहनी थी। साथ में ये भी कहा कि हमारे पास बिल्ला का टैप रिकॉर्ड भी है। गिरफ्तारी से पहले के इस टैप को उसने बताया था कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें फंसाया था ताकि असली गुनहगार ना पकड़े जा सके। ये भी कहा कि हमने रंगा बिल्ला को पकड़ने वाले जवानों में से एक जवान का इंटरव्यू लिया था, जिसने उसने बताया था कि उनको तो वो लोग अपने साथ मुंबई से लेकर आए थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पहले मंत्री ने उनको खरीदना चाहा, सबूतों के बदले 2 लाख रुपए भी देना चाहते थे। ऐसा नहीं हुआ तो क्राइम ब्रांच के जरिए उनके दफ्तर पर छापे डलवाने लगे। लेकिन बाद में ऐसे सवाल भी उठे कि मुश्किल से 1 साल पुरानी ट्यूजडे पोस्ट कैसे हर दिन के 500 रुपये जासूसों पर खर्च कर सकती है। साथ ही जहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच सकी, इस एंगल ने इस पूरे केस में बहुत सनसनी मचाई, लेकिन अंत में इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बहरहाल 4 साल की कार्रवाई के दौरान सरकार बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी की सरकार फिर से सत्ता में आ चुकी थी। 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। कालू और फकीरा दोनों लीजेंडरीज थे। एक प्रथा सी बन गई थी कि फांसी से पहले उनको ओल्ड मॉन्क शराब पीने के लिए दी गई थी, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो जल्लाद ही क्यों ना हो, अपने होशो हवास में किसी की जान नहीं ले सकता। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो बिल्ला तो मर पाएगा, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी तक चल रही थी। ब्लैक वारंट किताब में इस केस पर काफ़ी कुछ लिखा है और बताया है कि निर्भर करता है कि अपराधी के वजन पर। उन्होंने बताया चूँकि बिल्ला लंबा था, उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली थी, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली। तब जेल के कर्मचारी को कुएं में उतारा गया, उसने उसके पैर खींचे और तब जाकर उनके प्राण पखेरु उड़े थे।